क्या हाल चाल है? बढ़िया है। बना लिए क्वेश्चन। देखिए, आपको लगभग 2:30 या 3 बजे से बारिश हो रहा है। बारिश तो लगभग नहीं रुका है, नहीं रुका है। इतना बारिश होने के बावजूद भी क्लासरूम में जो आपकी उपस्थिति है यह दिखलाता है कि कंपटीशन का लेवल क्या है। तो अब आगे आ जाइए। और बहाना बनाने वाले, इतना बारिश होने के बावजूद भी आप सब लोग टेस्ट में शामिल हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात। पटना का विद्यार्थी बड़ी आलसी, समझे। उसको लॉज में बतियाने से, चाय दुकान पर, अब मुर्गा पार्टी करने से फुर्सते नहीं मिलता है कि वो पढ़ेगा। लेकिन आप सब लोग कहीं ना कहीं अपने करियर के प्रति बड़ी जागरूक हैं, यह दिखलाता है आपकी उपस्थिति। अब आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? देखिए, इतिहास में, अब एकदम शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। अब समझिए चीजों को। देखिए, इतिहास में एक चैप्टर पढ़ना होता है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। और इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछा जाता है, सूती के कपड़ा का साक्ष्य कहां से मिला है, वक्राकार ईंट का प्रमाण कहां से मिला है, सबसे बड़ा ईंट का प्रमाण कहां से मिला है, उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण कहां से मिला है, हल का प्रमाण कहां से मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता से अगर प्रश्न आएगा तो इस प्रकार के प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से आपको देखने को मिलेंगे। तो हड़प्पाई स्थलों में खोजा गया जो प्रथम हड़प्पाई स्थल है वह है आपको हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई है, जिस वजह से हड़प्पा को प्रारूप स्थल भी माना जाता है। हड़प्पा को प्रारूप स्थल भी माना जाता है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। वर्तमान में पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। यहां से हड़प्पा से कई वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से जो कई वस्तुओं के प्रमाण मिले हैं, हड़प्पा से गेहूं के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से, स्त्री के नाभि से निकलता हुआ पौधा का प्रमाण मिला है। फिर आपको हड़प्पा से RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला है। फिर आपको हड़प्पा से ही सभा भवन के प्रमाण मिले हैं। फिर आपको हड़प्पा से ही शंख का बना बैल मिला है। यह भी जो है आपको हड़प्पा से ही मिला है। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको? हड़प्पा। फिर आपको चनहुद्रो है। चनहुद्रो की अगर हम लोग बात करें तो यह भी वर्तमान में पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, ये सब पाकिस्तान में है वर्तमान में, और दोनों सिंधु नदी के तट पर है। चनहुद्रो से अलंकृत हाथी का प्रमाण, वक्राकार ईंट का प्रमाण, कंघा जिससे आप बाल झाड़ते हैं, कंघा का प्रमाण, लिपस्टिक का प्रमाण, मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण, ये तमाम वस्तु आपको चनहुद्रो से मिला है। आगे आपको सुरकोत्ता है। सुरकोत्ता आपको गुजरात में पड़ता है। यहां से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। वनावली हरियाणा में पड़ता है। यहां से सबसे उत्तम कोटि का जौ मिला है वनावली से। तो यह सब बात आप याद रखिएगा।
इसके बाद आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? मतलब कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प असत्य है मतलब कौन सा विकल्प क्या है? गलत है। गलत है, गलत कौन सा है? ठीक है, देखिए जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है, आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे। बात अगर हम लोग जैन धर्म की करें तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर या पथ प्रदर्शक हुआ। 24 तीर्थकर या पथ प्रदर्शक जो है आपको जैन धर्म में हुआ। जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर या पथ प्रदर्शक हुए उन सभी का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। किसी का बकरी है तो किसी का हाथी है तो किसी का घोड़ा है तो किसी का सर्प है, किसी का सिंह है, किसी का वृषभ यानी सांड है। तो जैन धर्म, बैठाइए ना, बैठने दीजिए, ठीक है। जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकरों का अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। तो उसी में कुछ जैन तीर्थकर का नाम दिया हुआ है और दूसरे तरफ प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इसमें गलत कौन है। तो देखिए आपको यहां पर जैन धर्म के 24 तीर्थकर और उसका प्रतीक चिन्ह समझिएगा, उसका प्रतीक चिन्ह जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको पूरी तरीका से स्पष्ट तो नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बतला देते हैं। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, इसका प्रतीक चिन्ह वृषभ, सांड या बैल। द्वितीय तीर्थकर अजित नाथ, इसका प्रतीक चिन्ह हाथी या गज। तृतीय तीर्थकर संभव नाथ, इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। चौथा अभिनंदन नाथ, इसका प्रतीक चिन्ह कपि यानी बंदर। पांचवा सुमति नाथ, इसका प्रतीक चिन्ह सारस यानी चक्रवा पक्षी, सारस पक्षी। छठा पदम प्रभु, इसका प्रतीक चिन्ह पदम यानी कमल का फूल। सातवां सुपार्श्व नाथ, इसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक जो कि सूर्य की उपासना का प्रतीक माना जाता है। आठवां चंद्र प्रभु, इसका प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। नौवां सुविधिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह मगर यानी मगरमच्छ। 10वां शीतलनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष यानी वृक्ष है ये। 11वां श्रेयांसनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह गेंडा। 12वां वासुपूजनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह महिषा यानी भैंसा। 13वां विमलनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह बराह यानी सुअर। 14वां अनंतनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह बाज पक्षी। 15वां धर्मनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह वज्र। 15वां धर्मनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह वज्र यानी बिजली जी, जब बारिश होता है तो बिजली चमकता है ना जी, वही है वज्र। 16वां शांतिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह मृग यानी हिरण। 17वां कुंथुनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह अज यानी बकरी। 18वां अरनाथ, प्रतीक चिन्ह इसका मीन यानी मछली। 19वां मल्लीनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह जो है आपको कलश। 20वां मुनि सुब्रतनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह कुरम यानी कछुआ। 21वां नेमिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह नील कमल। फिर 22वां अरिष्टिनेमि, इसका प्रतीक चिन्ह शंख। 23वां पार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह सांप। और 24वां महावीर स्वामी, इसका प्रतीक चिन्ह सिंह। क्लियर है ये बात? तो अब यहां पर आप देखिएगा सुविधिनाथ, सुविधिनाथ केमा तीर्थकर है? सुविधिनाथ नमा तीर्थकर है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मगर। मगर, मगर ही होगा, समझ गए, टाइपिंग मिस्टेक है, सही है ये। फिर शीतलनाथ, शीतलनाथ की अगर आप बात करेंगे तो शीतलनाथ जो है आपको 10वां तीर्थकर है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? कल्प वृक्ष। क्या है? कल्प वृक्ष। श्रीवत्स या कल्प वृक्ष एक ही बात है, श्रीवत्स या कल्प वृक्ष दोनों एक ही बात है। तो इसका भी जो है आपको क्या है? सही है। इसके बाद श्रेयांसनाथ, श्रेयांसनाथ की अगर आप बात करेंगे तो श्रेयांसनाथ केमा तीर्थकर है? 11वां है और उसका प्रतीक चिन्ह है गेंडा। क्या है? गेंडा। फिर आपको वासुपूज्यनाथ, वासुपूज्यनाथ की अगर आप बात करेंगे तो यह है 12वां तीर्थकर और इसका प्रतीक चिन्ह है महिषा यानी भैंसा। तो वासुपूज्यनाथ 12वां तीर्थकर है, इसका प्रतीक चिन्ह वराह यानी सुअर नहीं है, बल्कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है आपको क्या? महिषा या भैंसा, महिषा या भैंसा है। वही बराह या सुअर की अगर आप बात करेंगे तो जो 13वां तीर्थकर है, 13वां तीर्थकर विमलनाथ है, विमलनाथ का ही प्रतीक चिन्ह है आपको वराह यानी सुअर। तो 13वां तीर्थकर है विमलनाथ और विमलनाथ की अगर आप बात करेंगे तो इसी का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसी का प्रतीक चिन्ह है वराह यानी सुअर। तो इसमें गलत कौन है? तो इसमें गलत है आपको डी नंबर। कौन गलत है? डी नंबर। और देखिए ध्यान दीजिएगा, 24 तीर्थकरों का प्रतीक चिन्ह याद रखने का जरूरत नहीं है। शुरू का 1 से लेकर के 6 तक
और उधर 20 से लेकर के 24 तक, शुरू का 1 से 6 और 20 से लेकर 24 तक, इतना भी याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट अगला है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में वो ऐसी महिलाएं जिनके पति का निधन हो जाता था, वो विधवा महिलाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी, उसे क्या कहा जाता था? रूपा जीवा, छंदवासिनी, अनिष्कासिनी, गणिकाध्यक्ष। देखिए ध्यान दीजिएगा, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। इसके बाद मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा महिला को छंदवासिनी कहा जाता था। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, छंदवासिनी। अब इसके बाद अनिष्कासिनी किसे कहा जाता था, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, सामान्य तौर पर हमारे समाज में यह बात है कि जो संभ्रांत यानी अच्छे घरों की महिलाएं होती है वो घर से बाहर नहीं निकलती है। जो अच्छे घरों की महिलाएं होती है, संभ्रांत घरों की महिलाएं होती है, वह आपको घर से बाहर नहीं निकलती है। पहले यह बात माना जाता था। पहले, आज से अगर आप 40 बरस 50 बरस पहले चले जाएंगे, तब यह बात मान्य था कि संभ्रांत यानी सम्मानित परिवार की महिलाएं जो है आपको घर से बाहर नहीं निकलती है। तो जो मौर्य काल है, मौर्य काल के विषय में जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में इस बात का विवरण दिया है कि संभ्रांत घरों की महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसी को कहा जाता है था अनिष्कासिनी। क्या कहा जाता था? अनिष्कासिनी। इसके बाद आगे है गणिकाध्यक्ष। देखिए, मौर्य काल में वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन था, और जानते हैं वेश्यावृत्ति की प्रथा की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल से ही, भारतीय सभ्यता के उदय से ही वेश्यावृत्ति के प्रथा का प्रचलन रहा है। तो मौर्य काल में वेश्यालय का जो प्रधान हुआ करती थी, उसी को कहा जाता था गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। इस सब का अपना अपना महत्व है। रूपा जीवा के विषय में तो कई बार परीक्षा पूछा है, अन्य के विषय में नहीं पूछा। गणिकाध्यक्ष भी पूछा है, समझ गए। छंदवासिनी, अनिष्कासिनी नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसका उपाधि आदि वराह था? देखिए ध्यान दीजिएगा, गुर्जर प्रतिहार एक राजपूत राजवंश था। इसका शासन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में और थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। इस वंश की स्थापना वत्सराज ने किया है। वत्सराज प्रथम इस वंश का संस्थापक माना जाता है। और इस वंश के महान शासकों में से एक मिहिर भोज का नाम आता है। और मिहिर भोज के विषय में कहा जाता है कि मिहिर भोज विष्णु की उपासना किया करता था। और विष्णु की उपासना करने वाले शासक ही आदि वराह की उपाधि धारण करता है। अर्थात आदि वराह की उपाधि जो है आपको मिहिर भोज के द्वारा धारण किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? तमिल भूमि की, तमिल क्षेत्र का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो तमिल क्षेत्र का बाइबिल कहा जाता है तिरुवल्लुवर की रचना तिरुकुरल को। तिरुवल्लुवर की रचना तिरुकुरल को जो है तमिल क्षेत्र का बाइबिल कहा जाता है। आगे है शिल्पादिकाराम तोल्कापियम। शिल्पादिकाराम आप याद कीजिए, शिल्पादिकाराम मतलब पायलों का गीत। पायल की कहानी के विषय में ही इससे जानकारी प्राप्त होती है, पिछले क्लास में दिए हुए थे। शिल्पादिकाराम के रचयिता है आपको इलांगे आदिगल। इसके बाद तोल्कापियम। देखिए संगम काल में
3 संगम का आयोजन हुआ, मतलब कवियों के 3 सम्मेलन का आयोजन हुआ, कवियों का 3 बार संगोष्ठी हुआ। उसी में जो दूसरा संगम या दूसरा सम्मेलन हुआ, उस दूसरे सम्मेलन से एक साहित्य की प्राप्ति हुई है, और दूसरे सम्मेलन से जो साहित्य की प्राप्ति हुई है वही साहित्य तोल्कापियम कहलाता है। तोल्कापियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तोल्कापियम की अगर हम लोग बात करें तो तोल्कापियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना तोल्कापियर ने किया है। इसकी रचना किसने किया है? तोल्कापियर ने। तोल्कापियर ने। भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? देखिए, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान हुई। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन हुई? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पर रही, और एक सुल्तान में, एक राजा में, एक बादशाह में जो गुण होना चाहिए वो समस्त गुण रजिया सुल्तान में मौजूद था। कूटनीति भी जानती थी, राजनीति भी जानती थी, बड़ी दूरदर्शी महिला थी। उनके समय विद्रोह हुआ। कौन विद्रोह किया था? कुछ अता पता है? कौन विद्रोह किया था? तबरहिंद का, तबरहिंद पंजाब में पड़ता है। भटिंडा का था, तबरहिंद भटिंडा पंजाब। पंजाब का एक अमीर था, उसका नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया वही ना विद्रोह किया था। तो एकदम किताब उताब नहीं पढ़ते हैं आप लोग? अरे थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया कीजिए, टाइम निकाल करके, जो है, समझे। अल्तुनिया विद्रोह किया था, और उसके विद्रोह को दबा करके जो है उससे विवाह कर ली, विद्रोह को दबा दी, और विद्रोह को दबाने के लिए दोनों साथ में निकला, समझ गए। तो एक प्रकार से कहिए बड़ी दूरदर्शी महिला थी, लेकिन एकमात्र गलती यह हुआ कि ईश्वर जो है उसको महिला बना दिया, नहीं तो उनमें समस्त गुण जो है एक बादशाह का, एक सुल्तान का जो है था। काफी अच्छे ढंग से, भले छोटा शासन काल रहा, लेकिन काफी अच्छे ढंग से जो है उन्होंने शासन किया। उनको लेकर के मिनहाज उस सिराज सल्तनत कालीन जो है एक विद्वान है, मिनहाज उस सिराज, इनकी रचना है। इनकी रचना को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तबकात नासिरी। तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज थे। तो मिनहाज उस सिराज ने अपनी रचना तबकात नासिरी में रजिया सुल्तान को लेकर के यह कहा कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? देखिए, ध्यान दीजिएगा, विजयनगर प्रशासन से संबंधित यह प्रश्न है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ जीत का शहर होता है, जीत का शहर होता है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर्नाटक के क्षेत्र में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। जब 1336 में 36 है ना बोले, 1336 में हरिहर और बुक्का किया था। जब विजयनगर साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य में बदल गया, तो विजयनगर साम्राज्य का विभाजन प्रांत में हुआ, प्रांत का विभाजन जिला में हुआ, जिला का परगना में हुआ, परगना का ग्राम में हुआ। तो जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य का विभाजन प्रांत में, प्रांत को कहा जाता था मंडलम, प्रांत को कहा जाता था मंडलम। फिर प्रांत का विभाजन सरकार में या जिला में, प्रांत का विभाजन सरकार में या जिला में। तो प्रांत का विभाजन जो सरकार या जिला में हुआ, इसको कहा जाता था वलनाडु, इसको कहा जाता था वलनाडु। फिर आपको सरकार का विभाजन परगना में, परगना को कहा जाता था नाडु,
परगना को कहा जाता था नाडु। और परगना का विभाजन जो है मेल ग्राम में, और मेल ग्राम की अगर आप बात करेंगे तो जो मेल ग्राम था यह 50 गांव का एक संगठन था, 50 गांव का एक संगठन था मेल ग्राम। इसके बाद जो है आपको मेल ग्राम का विभाजन ग्राम में हुआ था, और ग्राम की अगर हम लोग बात करें तो विजयनगर प्रशासन के अंतर्गत जो है सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ग्राम, और ग्राम को ही कहा जाता था उर। क्या कहा जाता था? उर। ग्राम को कहा जाता था उर। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत प्रांत को मंडलम, सरकार या जिला को बलनाडु, परगना को नाडु, मेलग्राम 50 गांव का समूह था, और ग्राम को कहा जाता था उर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको वलनाडु। वलनाडु या कोट्टम, कोट्टम भी कहा जाता था, जिला को वलनाडु या कोट्टम भी कहा जाता था, वलनाडु या कोट्टम भी कहा जाता था। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। उतारिए इसको। देख लिए, आगे बढ़ना जाए। चलिए, अकबर। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहां का शासक कौन था? अकबर जब कश्मीर का अभियान किया था तो उस समय कश्मीर का शासक कौन था, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं, अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा साम्राज्यवादी शासक था। उससे बड़ा साम्राज्यवादी शासक कोई नहीं था। अकबर साम्राज्य विस्तार हेतु सैन्य अभियान करना शुरू किया 1561-62 ईस्वी से। अकबर ने काबुल का अभियान, अकबर ने कश्मीर का अभियान, अकबर ने सिंध का अभियान, अकबर ने ओडिशा का अभियान, अकबर ने बिहार बंगाल का अभियान, तमाम राज्यों का अभियान अकबर ने किया। तो इसमें अकबर ने कश्मीर का अभियान, अकबर ने कश्मीर का अभियान किया था 1585-86 में। जब अकबर 1585-86 ईस्वी में कश्मीर का अभियान किया था तो उस समय कश्मीर के शासक हुआ करते थे यूसुफ खां। उस समय कश्मीर के शासक हुआ करते थे यूसुफ खां, और यूसुफ खां को अकबर पराजित करके जो है कश्मीर को जीत करके मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया। और आपको अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में एक था बीरबल। बीरबल कश्मीर के यूसुफजाई जाति के विद्रोह को दबाते हुए मारा गया था। बीरबल कश्मीर के यूसुफजाई जाति के विद्रोह को दबाते हुए मारा गया था। इसमें अब हकीम मिर्जा है, जानी बेग है, दाऊद खां है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, दाऊद खां। अकबर ने बिहार और बंगाल का अभियान भी किया था। अकबर ने बिहार और बंगाल का अभियान 1574 से 1576 के बीच में किया था। अकबर बिहार और बंगाल का अभियान जो है 1574 से 1576 के बीच में किया था। अकबर जो बिहार और बंगाल का अभियान 1574 से 1576 के बीच में किया था, इस अभियान के क्रम में बिहार के शासक हुआ करते थे दाऊद खां, और दाऊद खां को अकबर की मुगल सेना ने 1575 ईस्वी में हुए तुकारोई के युद्ध में पराजित किया। 1575 ईस्वी में हुए तुकारोई के युद्ध में पराजित किया, और फिर बिहार और बंगाल को जीत करके भी मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम अकबर की मुगल सेना ने किया। आगे जानी बेग है। अकबर ने सिंध का जब अभियान किया था तो वहां का शासक था जानी बेग। फिर अकबर जो है काबुल का अभियान किया था तो काबुल के शासक थे हकीम मिर्जा। तो अकबर जब काबुल का अभियान किया था तो काबुल के शासक थे हकीम मिर्जा, और अकबर जब सिंध का अभियान किया था तो वहां के शासक थे आपको जानी बेग। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, समझ गए। जैसे एक प्रश्न से हम आपको अवगत करवा दें, बिहार एसआई का प्रश्न है यह कि अकबर ने 1567 में जब मेवाड़ का अभियान किया था तो वहां के शासक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा उदय सिंह। यह बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तर्ज पर यह सब प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, और बिहार दरोगा बिहार का परीक्षा है तो विशेष तौर पर यहां पर जो है आप बिहार बंगाल के शासक दाऊद खां के विषय में निश्चित तौर पर याद रखिएगा। बाद बाकी कुछ आप याद रखे या नहीं रखे, लेकिन बिहार का परीक्षा अगर आप देने जा रहे हैं तो दाऊद खां के विषय में आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था?
देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध, एक तो कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक युद्ध की अगर आप बात करेंगे, कर्नाटक युद्ध दो यूरोपीय कंपनियों के बीच हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है आपको कर्नाटक का युद्ध हुआ है, और 3 गो कर्नाटक का युद्ध हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 1763 के बीच हुआ है, और इस युद्ध को लेकर कहा जाता है कि यह जो युद्ध है यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित है। जो यूरोप महादेश में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हुआ था, उसी सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित है। और इस युद्ध का तत्कालिक कारण जो है फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना, यही जो है आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है आपको तत्कालिक कारण बना है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है, इस युद्ध में ब्रिटिशों की जीत हुई, और इस युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुआ। 1763 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुआ। इसके बाद आपको ऑप्शन है अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा करना। अंग्रेज अधिकारी द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा किया जाना, यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना है। फिर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था, समझ गए? तो ये चीज है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहां हुआ था? देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, विद्रोह जब अपने चरम पर था, तो उस समय ब्रिटिश सेनापति हुआ करते थे कैंपबेल। कौन हुआ करते थे? कैंपबेल। इसी वजह से आप सुनते होंगे कि 1857 के विद्रोह को कानपुर के क्षेत्र में, लखनऊ के क्षेत्र में तथा अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों में कैंपबेल ने ही दबाया था, क्योंकि मुख्य सेनापति कैंपबेल ही था। कैंपबेल के अलावे 1857 के विद्रोह को दबाने में कुछ अंग्रेज अधिकारियों का बहुत योगदान रहा है, जैसे निकलसन, हडसन, हेवलॉक, कर्नल नील, लॉरेंस, इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब आप गौर से चीजों को सुनिएगा। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, और हडसन ने दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कई सेनापति मारे गए। लॉरेंस, हेवलॉक, नील, लॉरेंस, हेवलॉक, नील, तीनों सेनापति लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया। और अंततः लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था, और लखनऊ के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल की थी। लखनऊ अवध की राजधानी हुआ करती थी। अगर अवध की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का अवध का इलाका 1857 के विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित था। अवध एक ऐसा इलाका था जहां से आम जनता ने भी पार्टिसिपेट किया, जहां से आम जनता ने भी पार्टिसिपेट किया। और अवध से सबसे ज्यादा सैनिक भाग लिए थे। अवध से सबसे ज्यादा सैनिक भी भाग लिए थे अवध से ही। तो अवध के क्षेत्र में विद्रोह का स्वरूप काफी व्यापक था, और इसी वजह से हेवलॉक, कर्नल नील, लॉरेंस सभी लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया। अंत तक कैंपबेल जो है विद्रोह को दबा दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको क्या? लखनऊ। इसके बाद जो है कानपुर से नाना साहब नेतृत्व किया था, सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे किया था। कानपुर में भी विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, और इलाहाबाद में विद्रोह को दबाने का काम किया था कर्नल नील ने। नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? देखिए, सिख धर्म से रिलेटेड ये आंदोलन है, और नामधारी आंदोलन जो है पंजाब के क्षेत्र में बाबा राम सिंह
कुका के नेतृत्व में चलाया गया था। बाबा राम सिंह कुका के नेतृत्व में चलाया गया था। फिर आपको भगत जवाहर मल है, पंजाब के क्षेत्र में कुका आंदोलन भगत जवाहर मल ने चलाया था। फिर आपको जदोनांग है, जदोनांग की अगर हम लोग बात करें तो नागा विद्रोह जो है जदोनांग के नेतृत्व में ही हुआ था। तो नागा विद्रोह जदोनांग के नेतृत्व में, कुका आंदोलन पंजाब में भगत जवाहर मल के नेतृत्व में, नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह कुका के नेतृत्व में। भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेल्वी कमीशन का गठन कब किया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको देश की आजादी की लड़ाई में उदारवादी नेताओं ने, जैसे दादा भाई नेरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद मोहन बोस, आरसी दत्त, सभी ने पार्टिसिपेट किया। फिर आपको कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, लाल बाल पाल सब, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल सब। इसमें देखिए उदारवादी नेताओं का सबसे बड़ा योगदान यह है देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कि उदारवादी नेताओं ने भारत के लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, भारत के लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया और भारत के लोगों को बतलाया कि अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहा है, अंग्रेज हम भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहा है। जिस वजह से उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है, उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। और दादा भाई नेरोजी, आरसी दत्त जैसे नेता लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे, भारत से भारत का धन बाहर जा रहा है, उससे हम भारतीयों को कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। और दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी बने, 1892 से 95 तक सदस्य रहे और भारत की समस्या से ब्रिटेन की सरकार को अवगत करवाने का काम किया। तो उदारवादी नेताओं के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था और भारत में ब्रिटिश अधिकारियों पर काफी ज्यादा खर्च किए जा रहे थे, भारतीयों का शोषण किया जा रहा था, तो भारतीय व्यय की जांच हेतु वेल्वी की अध्यक्षता में 1895 ईस्वी में वेल्वी आयोग का गठन किया गया, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1895। और वेल्वी आयोग का गठन उदारवादियों की देन मानी जाती है। कांग्रेस के भीतर जो उदारवादी नेता हुआ करते थे, उदारवादी नेताओं की देन मानी जाती है वेल्वी आयोग का गठन। उदारवादी नेताओं के वजह से ही भारतीय व्यय की जांच हेतु 1895 ईस्वी में वेल्वी आयोग का गठन किया गया। किस आंदोलन के दौरान वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? देखिए, वेलेंटाइन सिरोल अंग्रेज था, उन्होंने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की है और वेलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में आर्य समाज को भी भारतीय अशांति का जनक कहा और बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा। क्यों कहा? तो देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और उनका मानना था अच्छा से अच्छा विदेशी शासन, अच्छा से अच्छा विदेशी शासन बुरा से बुरा देशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता है। तो स्वराज्य के ऊपर बल देने का काम आर्य समाज कर रहा था, इसी वजह से उसको भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। और आर्य समाज के स्वराज्य को ही या स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वराज्य को ही आगे बढ़ाने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया और बाल गंगाधर तिलक भी स्वराज्य पर बल दिया करते थे। आप उनका स्टेटमेंट याद कीजिए, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो स्वराज्य पर काफी बल दिया करते थे बाल गंगाधर तिलक, इसी वजह से वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। और जब आपको बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाए जा रहे थे और उस स्वदेशी आंदोलन को प्रखर नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के क्षेत्र से प्रदान कर रहे थे और स्वराज्य पर बल देने का काम कर रहे थे, तो उसी क्रम में वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारा, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन।
स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ 1905 में हुए थे, इसी को बंग भंग आंदोलन भी हम लोग कहते हैं। होम रूल लीग आंदोलन है। होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में वर्ष 1916 में स्वशासन की प्राप्ति हेतु चलाया गया था। गदर आंदोलन है। गदर आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। और गदर पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो गदर पार्टी का उद्देश्य यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त होगा, उसकी व्यस्तता का फायदा उठाएंगे और गदर अर्थात भारत में क्रांति करेंगे और उस क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देंगे। उस क्रांति के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर कर देंगे। लेकिन गदर आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अंग्रेजों को मालूम हो गया और फिर अंग्रेज जो है गदर आंदोलन को दबाने का काम किया। खेड़ा आंदोलन है। गुजरात में खेड़ा है। खेड़ा में किसानों के साथ समस्या था। खेड़ा में किसानों की समस्या यह थी, खेड़ा में अकाल पड़ गया था लेकिन किसानों से जबरदस्ती कर की वसूली की जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। उसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया और गांधी जी के द्वारा किया गया खेड़ा सत्याग्रह, इस सत्याग्रह में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति असहयोग की नीति अपनाने की घोषणा किया और खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने खेड़ा के किसानों को यह कहा कि जो किसान कर देने की स्थिति में नहीं है वो कर नहीं दे, जिस वजह से खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है और गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह सफल रहा जब गांधी जी ने यह आह्वान किया कि खेड़ा के किसान जो कर देने की स्थिति में नहीं है वो कर नहीं दे। इस बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार किया। अर्थात खेड़ा सत्याग्रह की हम लोग बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह अपने आप में एक सफल सत्याग्रह था। ठीक है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? देखिए ध्यान दीजिएगा, 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1936 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ। 1936 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ, कांग्रेस के उसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया और 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया और 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन भी लखनऊ में ही हुआ। उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया, जबकि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव बनाया गया था एनजी रंगा को। ये वही एनजी रंगा है जो दक्षिण भारत के बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं, लेकिन जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए थे तो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। एक प्रकार से कहिए ना, निर्दोष भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजों की तानाशाही के वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग में जो है ना, बैसाख की पूर्णिमा का मेला लगा हुआ था। बहुत लोग मेला देखने के लिए गया था। उसको स्वतंत्रता आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अंग्रेज थोड़े देखा कि इसको मतलब है स्वतंत्रता आंदोलन से, इसको न है। तो निर्दोष भारतीय मारे गए और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था जिसे हंटर कमीशन आयोग कहा जाता है। और हंटर कमीशन आयोग ने हर संभव जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को बचाने का प्रयास किया। और हंटर आयोग जो अपनी रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट से कांग्रेस सहमत नहीं था।
तत्पश्चात कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। उस तहकीकात कमेटी के सदस्य CR दास, महात्मा गांधी, MS जयकर, ये सभी उस तहकीकात कमेटी के सदस्य थे। उस तहकीकात कमेटी के सदस्यों में से जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को ही कांग्रेस ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर प्रारूप तैयार करने का जिम्मा दिया था और संभवतः गांधी जी ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाशित हंटर कमीशन की रिपोर्ट की आलोचना करते हुए यह कहा कि यह निर्लज्जतापूर्ण और लिपापोती वाला रिपोर्ट है। यह निर्लज्जतापूर्ण और लिपापोती वाला रिपोर्ट है, क्योंकि उस रिपोर्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बचाने का प्रयास किया गया था और बचा ही लिया एक प्रकार से, कहिए तो, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? महात्मा गांधी। उच्च एशिया की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया। बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी को। ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी को आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय। बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के मध्य से होकर एक विंध्य पर्वत श्रेणी गुजरती है। भारत के मध्य से होकर जो विंध्य पर्वत श्रेणी गुजरती है उसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, फिर आपको छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड तक जो है आपको विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। विंध्य पर्वत श्रेणी को ही गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। और यह जो विंध्य पर्वत श्रेणी है यह भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। इसके ऊपर जाइएगा उत्तरी भारत, नीचे आइएगा दक्षिणी भारत। और यह जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, यह पर्वत श्रेणी हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच में जल विभाजक के तौर पर काम करती है। हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अर्थात दक्षिण भारत की नदियों के बीच में जल विभाजक के तौर पर भी काम करती है। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य। क्या हो जाएगा? विंध्य। और विंध्य पर्वत श्रेणी के ही दक्षिणी भाग में उसके समानांतर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और फिर अरावली की अगर आप बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। और मालवा के पठार की अगर आप बात करेंगे तो यह है आपको मध्य प्रदेश में। और मालवा के पठारी भाग में भी काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठारी भाग में भी काली मिट्टी पाई जाती है, जिस वजह से मालवा का पठारी भाग भी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वैसा भारत का या विश्व का कोई भी भूभाग जहां काली मिट्टी पाई जाती है वहां कपास का उत्पादन अच्छा खासा होता है। समझिए। निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? शारदा नदी। शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? पश्चिमी विक्षोभ रबी फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। कैसे रबी फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी विक्षोभ की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ पवन भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में वर्षा कराती है। और पश्चिमी विक्षोभ इन क्षेत्रों में वर्षा ठंडा के मौसम में कराता है। ठंडा के मौसम में मतलब नवंबर दिसंबर के माह में करवाता है। नवंबर दिसंबर के माह में करवाता है। और नवंबर दिसंबर के माह में आप याद कीजिए, रबी फसल बोया जाता है या खरीफ? रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है
मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और रबी फसल का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है गेहूं। चना, मटर, सरसों, आलू, ये सब रबी फसल है ना जी। और गेहूं को भी 50 से 75 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं को 2 बार पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं को 2 बार पानी की आवश्यकता होती है। तो जब पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों में वर्षा होती है, तो यह उस समय रबी फसल गेहूं लगा होता है इन क्षेत्रों में। तो गेहूं को जो है लाभ पहुंचता है और गेहूं एक रबी फसल है, अर्थात पश्चिमी विक्षोभ जो है रबी फसल के लिए लाभदायक होता है। और पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है और अपने उत्पत्ति स्थल से पश्चिमी विक्षोभ जो है पश्चिम से पूरब बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। समझ गए? वज्रपोहा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, जो वज्रपोहा जलप्रपात है, वज्रपोहा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो यह गोवा राज्य में मांडवी नदी पर है। गोवा राज्य में मांडवी नदी पर है। और गोवा राज्य में एगो दूध सागर भी ना है जी, दूध सागर। और वज्रपोहा गोवा राज्य में मांडवी नदी पर है। इसके बाद लूनी एक ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। और लबन नदी इसी को कहते हैं। लबन नदी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी का जो पानी होता है ना, खारा होता है या नमकीन होता है, इसी वजह से इसको लबन नदी कहा जाता है। नर्मदा नदी पर दुग्ध सागर, कपिल धारा, ये सब जलप्रपात नर्मदे नदी पर नर्मदा पर है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? कच्छ वनस्पति स्थल और राज्य, कौन सा कच्छ वनस्पति स्थल कौन राज्य में है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो कच्छ वनस्पति है वो मुख्य तौर पर समुद्र तटीय राज्य में मिलेगा। तो इसमें जो है धर्मा गुजरात में है ना, धर्मा है आपको ओडिशा में, कुंडापुर कर्नाटक में है, सही है। बेतरना महाराष्ट्र में सही है। कजुवेली तमिलनाडु में है, सही है। आंसर हो जाएगा ए। धर्मा कच्छ वनस्पति स्थल आपको गुजरात राज्य में नहीं है बल्कि ओडिशा राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर परियोजना की अगर हम लोग बात करें तो यह परियोजना नर्मदा नदी पर है। इससे सबसे अधिक प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है और इससे सबसे अधिक लाभान्वित राज्य गुजरात है। सबसे अधिक लाभान्वित गुजरात और सबसे अधिक दुष्प्रभावित मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? स्थानांतरित कृषि और राज्य। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरित कृषि जिसे झूम कृषि भी कहते हैं या जिसे काटो जलाओ कृषि भी कहते हैं। देखिए यह जो कृषि है मुख्य तौर पर जंगलों में आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। आदिवासी समुदाय के लोग क्या करते हैं, एक जंगल को काटते हैं, उसमें आग लगाते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं। 2 बरस 3 बरस 4 बरस तक खेती करते हैं, बिना रासायनिक खाद का खेती करते हैं। तो 3 बरस 4 बरस 5 बरस के बाद भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। फिर आदिवासी दूसरा जंगल काटते हैं, फिर वहां खेती करते हैं, फिर तीसरा जंगल काटते हैं, फिर वहां खेती करते हैं। यानी जगह बदल बदल कर कृषि किया जाना। और इसमें जंगल को काटकर उसको जलाया जाता है, तो जगह बदल बदल कर कृषि करते हैं। इसी वजह से इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। दूसरी बात जो है, आपको इसमें जंगल काटा जाता है, आग लगाया जाता है, जिस वजह से इसको काटो जलाओ पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो जो आपको
स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि है, इसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिमालयी क्षेत्र में इसे खील कहा जाता है, हिमालयी क्षेत्र में खील, पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, फिर छत्तीसगढ़ में डेप्पा, दाहिया कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में दीपा कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। फिर आपको झारखंड में कुरुबा कहा जाता है, झारखंड में कुरुबा कहा जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है। मेघालय बोगमा सही है, कुमारी पश्चिमी घाट सही है, कुरुबा छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड में कुरुबा कहा जाता है, झारखंड में कुरुबा कहा जाता है। पामलू मणिपुर सही है, छत्तीसगढ़ में डेप्पा, डाहिया या देबर, देबर, डेप्पा, दाहिया या देबर कहा जाता है। देख लिए, आगे आइए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरों की खानों के लिए जाना जाता है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है। यह हीरा की खान नहीं बल्कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज, हीरा की खान नहीं, मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मझगवा मैग्नीज के भंडारों के लिए जाना जाता है नहीं, मझगवा भी मध्य प्रदेश में है। यह हीरा की खान के लिए जाना जाता है, हीरा की खान के लिए। कौन सा सत्य है? नन ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और स्थान, कल्पक्कम कर्नाटक में है। कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में है। कल्पक्कम हो गया, कल्पक्कम के बाद और कौन है तमिलनाडु में? कुडनकुलम, कुडनकुलम, कल्पक्कम, ये सब नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहां है? तमिलनाडु में। जैतापुर महाराष्ट्र सही है, काकड़ा गुजरात सही है, कुडनकुलम तमिलनाडु सही है इसमें तो है ये। इसके बाद केगा कर्नाटक, केगा, नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा, रावत भाटा राजस्थान, रावत भाटा, और इसके बाद तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर, ये सभी नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र यही है, समझ गए? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ? इसका गठन वर्ष 1957 में हुआ है, 1957। किसी भी एक ऑप्शन को बनाइए। 1957, 1957। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र में। चितपावन जनजाति किस राज्य की है? चितपावन महाराष्ट्र की जनजाति है। देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत में जैसे एक पढ़ना होता है भारतीय इतिहास में, क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए क्रांतिकारियों को कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं था। क्रांतिकारियों को चाहिए आजादी, वो भी पूरी की पूरी। हिंसा के बल पर ही चाहिए, लेकिन उसको चाहिए पूरी आजादी। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, और महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने किया था। चित्पावन ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने किया था, और संभवतः बाल गंगाधर तिलक चित्पावन ब्राह्मण ही थे। संभवतः बाल गंगाधर तिलक चित्पावन ब्राह्मण ही थे। तो चित्पावन जो है महाराष्ट्र की जनजाति है। कालियट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालियट्टम लोक नृत्य केरल से संबंधित है, केरल से।
बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी में। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम से की गई मानी जाती है? विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए, एगो होता है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, और एगो होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है सारी शक्ति एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित कर देना, केंद्रीकरण। और शक्ति का बंटवारा कर देना, पावर का बंटवारा कर देना, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुई मानी जाती है। अब कैसे 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुई मानी जाती है? देखिए, पहले क्या था, अंग्रेजों का शासन जब था तो अंग्रेजी शासन के दौरान अंग्रेजों का 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। मुंबई, मद्रास, कोलकाता, अंग्रेजों का 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था। अंग्रेजों का जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर था, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी की सरकार किया करता था 1861 से पहले। 1861 से पहले तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए कानून का निर्माण बंगाल की सरकार किया करता था। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अब मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए कानून का निर्माण मुंबई की सरकार करेगी, मद्रास के लिए कानून का निर्माण मद्रास की सरकार करेगी, और बंगाल के लिए बंगाल की सरकार करेगी। तो पावर केंद्रीकृत हो रहा है या पावर विकेंद्रीकृत हो रहा है? पावर का बंटवारा न हो रहा है जी। तो इसी वजह से कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम से हुई मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा 1861। और देखिए, जो आपको 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसका काफी ऐतिहासिक महत्व है। इसका ऐतिहासिक महत्व इस रूप में है कि इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए थे वो भी आज कहीं ना कहीं परिवर्तित रूप में लागू है। जैसे इस एक्ट ने 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। आज के डेट में राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। फिर आपको 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही भारत में जो है आपको भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई या कैबिनेट प्रणाली की शुरुआत हुई। जो कैबिनेट प्रणाली आज भी भारत में विद्यमान है, आज भी भारत में अस्तित्व में है, आज भी भारत में अस्तित्व में है। इसके बाद 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग ने सर दिनकर राव, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज को विधान परिषद में मनोनीत किया। ये व्यवस्था आज भी परिवर्तित रूप में लागू है। राज्यसभा में आप देखिए 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। फिर आपको विधान परिषद में कुछ सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं 1861 के अधिनियम के प्रावधान आज भी भारतवर्ष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लागू निश्चित तौर पर है। आगे है भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना की गई, और इस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है, और 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक तो धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान के प्रस्तावना में नहीं था।
इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और धर्मनिरपेक्षता सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार अभी संविधान के मूल ढांचा में आता है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, और इसी वजह से इसको संसद भी संशोधन करके नहीं हटा सकता है। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष उस राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र का या जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, या जो देश किसी विशेष धर्म द्वारा संचालित ना होता हो, या जहां सर्वधर्म संभव की बात की जाती हो, मतलब जहां सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। जैसे भारत हो गया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप वहां क्या देख रहे हैं? आप हमको ना देखिएगा महाराज, तो यहाँ पे देखिए ना, और नहीं दिखते हैं, ओ तो वहीं से काम चलाते हैं ना। अच्छा, ऐसा बात। हमको तो लगा ऐसा तो नहीं कि वो जो है वहाँ पे कमेंट आते रहता है, तो ऐसा नहीं ना, कमेंट नहीं ना पढ़ते हैं, कमेंट मत पढ़िएगा, ठीक है? सिर्फ उसी टीवी हम ही को देखिएगा, समझे? चलिए, या फिर उससे बतियाते रहते हैं। आप ही गांव का है और दोस्ती है दोनों में, मोशरफ है, सारू है जी। चलिए आगे आइए। तो बताइए आंसर क्या होगा? डी। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए ध्यान दीजिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 ईस्वी में, दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में हुआ। फजल अली की अध्यक्षता में हुआ, और जिस वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग में टोटल 3 सदस्य था। एक थे फजल अली, दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरा के.एम. पन्नीकर। और यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 में दिया, और इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए। और फिर इस आयोग के सिफारिश पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ, और 14 भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए गए 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1953। विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया? कल के टेस्ट में हम डिस्कस किए थे, आप याद कीजिए। देखिए बताए थे हम आपको, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण दोनों प्रावधान की चर्चा है। इसमें विधि के समक्ष समानता संबंधी प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, मतलब कानून के समक्ष सब लोग एक समान है। विधियों का समान संरक्षण यह अमेरिका से लिया गया है। यहां पर जो है समान वर्ग के लोगों को समान विधि से जो है प्रशासित करने का काम किया जाता है, इसका यह मतलब होता है। तो यह लिया गया है आपको अमेरिका। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ? देखिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ, 1979 ईस्वी में हुआ। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ। बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ, जिस वजह से द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग भी कहा जाता है। और मंडल आयोग ही ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण देने का सिफारिश किया। और मंडल आयोग की सिफारिश से 1980 ईस्वी में आई थी
मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 ईस्वी में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा लागू किया गया और उस आयोग के तहत ही जो है आपको मंडल आयोग के सिफारिश के तहत ही 1990 ईस्वी में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण देने का काम किया। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, एससी और एसटी समुदाय के लोगों को मूल संविधान में ही आरक्षण मिला, ओबीसी समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण दिया और जनरल कैटेगरी के आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 ईस्वी में आरक्षण दिया। समझ गए? तो 1979 और तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था काका कालेलकर की अध्यक्षता में। मतदाता का उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? देखिए ध्यान दीजिएगा, मतदाता यानी आम जनता, अगर मतदाता यह चाहता है अपने उम्मीदवार के विषय में सूचना लेना तो वह सूचना ले सकता है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत, सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत ले सकता है। और देखिए आपको जैसे मान लिया जाए, इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि आपका जो भी लोकसभा क्षेत्र होगा वहां पर कोई ना कोई उम्मीदवार तो खड़ा होगा। अब वो अपराधी है, अच्छा है, यह आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यह जानकारी आप ले सकते हैं आरटीआई के जरिए। यह एक प्रकार से कहिए तो मीडिया के आजादी या प्रेस के आजादी के अंतर्गत आता है और मीडिया या प्रेस की आजादी अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 19 के 1 का क एक प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात ये जो मतदाता उम्मीदवार से संबंधित सूचना प्राप्त करता है यह एक प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है। कैसा अधिकार है? स्वतंत्रता। और आप सब लोग जानते हैं अभी 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें पहला समानता का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसकी चर्चा 23 और 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा 25 से 28, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जिसकी चर्चा 29 और 30 और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में है। वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 59 में अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 यह कहता है केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से बचाए, बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से बचाए। तो अनुच्छेद 355 यह कहता है केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण से बचाए। ठीक है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा कौन होता है? आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर जो है आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री देख देना है, कोविड आया, मोदी जी अपना कारभार शुरू कर दिए, लॉकडाउन है, थाली बजाइए, ताली बजाइए। तो प्रधानमंत्री। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आचरण किसके द्वारा जांच की जाती है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का आचरण जो है
राष्ट्रपति के सुझाव पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांचा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद जो रिपोर्ट देता है उस रिपोर्ट को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। उस रिपोर्ट को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। तो कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के बातों को मानने के लिए बाध्य होता है, जिसमें एक ये है, समझ गए, सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा विकल्प गलत है? जो विधेयक लोकसभा में लंबित है, ठीक है, जो विधेयक लोकसभा में लंबित है, ठीक है, अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं, ठीक है, किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। हाँ, सही है। अगर मान लिया जाए कोई विधेयक है लोकसभा में लंबित है, लोकसभा का विघटन हो गया, समाप्त हो जाएगा। अगर मान लिया जाए दूसरा कंडीशन, कोई विधेयक है लोकसभा पारित कर दिया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा में लंबित है और उसी समय लोकसभा विघटित हो गया, तब पर भी समाप्त हो जाएगा। सही है ये बात। आप ये सब जानकारी लेना है ना तो अनुच्छेद 107 को पढ़िएगा। अनुच्छेद 107 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अनुच्छेद 107 में इस बात का जिक्र है, सही है ये। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाएगा। नहीं, खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, ये गलत है। जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वे विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होंगे। नहीं, विधेयक राज्यसभा में ही है, लोकसभा गए नहीं किया तो कैसे समाप्त हो जाएगा? तो सही है ये भी। यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई हो तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। सही है ये भी। गलत है, बी नंबर गलत को चुनना था, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विधान परिषद द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक कर रख सकती है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। जैसे केंद्रीय स्तर पर लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही राज्य स्तर पर विधानसभा विधान परिषद होता है। जितना अधिकार राज्यसभा को होता है उतना अधिकार विधान परिषद को नहीं होता है, लेकिन फिर भी राज्यसभा की तुलना राज्य स्तर पर विधान परिषद से कर ली जाती है। अब आप समझिएगा, कोई साधारण विधेयक है, मान लिया जाए विधानसभा में आया, विधानसभा उस साधारण विधेयक को पारित किया। विधानसभा जब साधारण विधेयक को पारित कर देगा तत्पश्चात विधेयक जाएगा विधान परिषद में। जब विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक पहली बार विधान परिषद में जाता है तो अधिक से अधिक 3 माह तक विधान परिषद रोक करके रख सकता है। अधिक से अधिक 3 माह तक। गौर से सुनिएगा इस बात को। विधानसभा जब किसी साधारण विधेयक को पारित कर देगा तो वह विधेयक विधान परिषद जाएगा। विधान परिषद अधिक से अधिक 3 माह तक रोक कर रख सकता है। विधान परिषद उसे स्वीकृति भी दे सकता है, स्वीकृति नहीं भी दे सकता है, या 3 माह तक अधिकतम रोक कर रख सकता है। अगर मान लिया जाए विधान परिषद 3 माह के भीतर स्वीकृति नहीं दिया तो वह विधेयक 3 माह के बाद फिर से विधानसभा में वापस लौट जाता है और विधानसभा फिर से उस विधेयक को पारित करता है और फिर दोबारा विधान परिषद में भेजता है। और जब दोबारा विधान परिषद में भेजता है तो इस बार विधान परिषद अधिक से अधिक 1 माह तक रोक कर रख सकती है। अगर 1 माह में स्वीकृति दे दिया ठीक है, अगर 1 माह में स्वीकृति नहीं दिया तो विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाएगा। अर्थात विधानसभा द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक पहली बार विधान परिषद जाता है तो वह 3 माह तक रोक कर रख सकता है, और अगर दूसरी बार जाता है तो 1 माह तक रोक कर रख सकता है। अर्थात कुल टोटल 4 माह तक विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद रोक कर रख सकता है। अर्थात आंसर हो जाएगा 4 माह। और एक बात और जानिए आप, यहां पे लोकसभा द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यसभा गया तो राज्यसभा अधिक से अधिक उसे 6 माह तक रोक कर रख सकता है, या राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक लोकसभा गया तो लोकसभा भी उसे अधिकतम 6 माह तक रोक कर रख सकता है।
फिर इसके बाद धन विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो धन विधेयक को अगर लोकसभा पारित कर देता है तो राज्यसभा अधिक से अधिक 14 दिन तक रोककर रख सकता है। और राज्य के संदर्भ में अगर धन विधेयक को विधानसभा पारित कर दिया तो विधान परिषद मात्र 14 दिन तक रोककर रख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? विषय सूची मजदूर संघ समवर्ती सूची सही है, सीमा शुल्क राज्य सूची नहीं, सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची सही है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची सही है। आंसर हो जाएगा बी, बी यही गलत है। सीमा शुल्क राज्य सूची नहीं, संघ सूची का विषय है। मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम कब आया है? मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम आया है 1994 में, 1994 में। 1952 में जो है आपको परिवार नियोजन कार्यक्रम, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? 58वां संविधान संशोधन के तहत, 58वां। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई है? देखिए, देश में सुशासन कायम करने के लिए पहली बार विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत में पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में हुआ, एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में, एमसी सीतलवार की अध्यक्षता में 1955 में। डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? डर्बी कप का संबंध है घुड़दौड़ से, घुड़दौड़ से। बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? बेसबॉल डायमंड नामक परिसर में खेला जाता है, डायमंड। कोर्स में गोल्फ खेला जाता है, गोल्फ, गोल्फ। मैट जूडो या कराटा, जूडो या कराटा। ट्रैक, ट्रैक पर दौड़ा जाता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार हवाला कहलाता है। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है, सार्वजनिक ऋण। चलिए, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़का लोग उधर से निकल जाइए, लड़की लोग इधर से निकल जाइएगा। लड़की लोग आ जाइए। आराम से निकलिए।